प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11th के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 चल रहा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब में। इसमें जो है एक वीडियो हमने डाल दिया है और आज दूसरा है। कल आपने देखा कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को वेगनर ने कैसे बताया, और जब उसकी आलोचना होने लगी कि आप इसके संदर्भ में प्रमाण दीजिए कि जो आप बता रहे हैं कि पेंजिया पैंथालासा पेंजिया का विभाजन हुआ उत्तरी भाग दक्षिणी भाग में, है ना, लारेशिया गोंडवाना लैंड में हुआ, फिर इनका छोटे छोटे पार्ट हुए जो आज के स्वरूप में महाद्वीप हैं, और फिर उनका दो बलों के द्वारा घूर्णन बल जिसको पोलर फोर्स और दूसरा ज्वारीय बल के कारण इनका विस्थापन होता है। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन पक्ष के प्रमाण। अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जब प्रमाण में पढ़ेंगे, पहला है महाद्वीपों में साम्य। साम्य का मतलब होता है संतुलन, एक जैसा। इसमें दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं उत्तरी अमेरिका और यूरोप के आमने सामने की तटरेखाएं मिलाने पर साम्य स्थापित करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व काल में सभी महाद्वीप एक साथ संलग्न थे तथा कालांतर में विस्थापन से ही इनकी वर्तमान स्थिति बनी है। प्यारे बच्चों, हमें पता है ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए हम एक चित्र का सहारा लेते हैं। यह है चित्र आपके सामने है। इसमें मैं बता दूं कि देखिए, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो त्रिभुजाकार होता है, मैंने बताया था कल वाले वीडियो में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इसके नीचे है, दक्षिण में, इसलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। और इसके पूरब में अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर जो है यूरोप है, और इसके दाहिने साइड में एशिया है। तो कितने महाद्वीप हो गए? उत्तरी अमेरिका 1, दक्षिणी अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है 6, और नीचे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप होता है जो दक्षिणी ध्रुव पर होता है। तो 7 महाद्वीप आपको चित्र में दिखा दिया गया। महासागर की बात करें तो देखिए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बाद जो यूरोप अफ्रीका है, इसके बीच में अटलांटिक महासागर है। दोनों साइड में प्रशांत महासागर, क्योंकि भूमंडल या पृथ्वी गोल है तो प्रशांत महासागर इधर भी है उधर भी है। और दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ आर्कटिक महाद्वीप है, इसको चारों ओर महासागर घेरा है, अंटार्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव पर, जिसे हम उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर कहते हैं, हिंद महासागर बीच में है। तो इस प्रकार से ये महासागरों का भी चित्र में दिखाया जा रहा है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपने पहला जो पढ़ा महाद्वीपों में साम्य, मतलब ये कहने का है कि वैगनर ने ये कहा था कि शुरू में भूस्थल जो था, स्थलखंड, वो एक था। अर्थात आज के जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे उस समय। तो इन्होंने प्रूफ करके बताया। प्यारे बच्चों देखो, जैसे दक्षिण अमेरिका का ही लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का जो ये तटवर्ती है, जो किनारा है, बीच में अटलांटिक महासागर आ गया। इसके बाद इस साइड में अफ्रीका है। अफ्रीका का इस किनारा, पश्चिम किनारा, पश्चिम इधर है, पूरब इधर है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो एकदम फिट बैठेगा। देखो, यहाँ ऊंचा है तो यहाँ पर इसका जगह बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को जब हम एक जगह फिट करेंगे तो ये मिल जाएंगे, जिससे सिद्ध होता है कि कभी
पहले ये एक थे। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका का अगर हम किनारा देखें और यूरोप का इस साइड का देखें, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो ये फिट हो जाएंगे, बल्कि इसको जिगसा फिट भी कहते हैं। मतलब एक आपस में मिल जाने की कला को जिगसा फिट कहते हैं। तो वैगनर ने यही बात बताया। उसी तरह से देखो, अब ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया इधर एक छोटा सा महाद्वीप है। इसको जब हम यहाँ इस जगह लाएंगे तो इसमें फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम सभी महाद्वीपों को जब आपस में मिलाते हैं तो ये एक पंजिया का रूप ले ही लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये एक बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सभी महाद्वीप जो है, या विशेष तौर से आप ये कहो कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप आपस में मिल जाते हैं, और उत्तरी अमेरिका यूरोप आपस में मिल जाते हैं। इसी को कहा जाता है महाद्वीपीय साम्य। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो रटने से काम नहीं चलेगा। मैंने कल भी चित्र बनाया था कि यहाँ पर आप लिख लो उत्तरी अमेरिका, यहाँ लिख लो दक्षिणी अमेरिका, बीच में जो है अटलांटिक महासागर हो गया, यहाँ पर हो गया यूरोप या यूरेशिया, यूरोप यहाँ तो एशिया अलग, और यहाँ हो गया आपका अफ्रीका। तो दक्षिण अमेरिका अफ्रीका मिलाने पर मिल जाता है, उत्तरी अमेरिका यूरोप मिलाने पर मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ ऑस्ट्रेलिया को यहाँ मिलाने पर, जहाँ भारत है वहाँ मिलाने पर मिल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, रटने से काम नहीं चलेगा। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के आमने सामने की तट रेखाएं मिलाने पर साम्य स्थापित करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व काल में सभी महाद्वीप एक साथ संलग्न थे, और विस्थापन के कारण आज इनकी वर्तमान स्थिति है। विस्थापन हुआ, विस्थापन कैसे हुआ कल बताया गया था, उसके कारण जो है ये अलग अलग दूर दूर आज दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा जो वैगनर ने प्रूफ बताया महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में, जो प्रमाण दिया कि पहले, मतलब प्रमाण का मतलब ये समझो कि प्रूफ, इनका ये कहना है कि पहले सभी महाद्वीप एक जैसे थे, एक में थे, मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। आज ये अलग हैं। तो इनको यही चीज, एक तो इन्होंने बता दिया कि आप मिला करके देख लो, ये सब मिल जाते हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं ये कभी मिले हुए थे। दूसरा इन्होंने बताया महासागरों के पार चट्टानों के आयु में समानता। महासागरों के पार देखो, अभी चित्र में दिखाए थे कि अटलांटिक महासागर, जो अभी यहाँ भी बताए थे, बीच में अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, ये चार तो रटी जाओ, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यूरोप और अफ्रीका। तो ये कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में जो चट्टान पाया जाता है वही अफ्रीका के चट्टान से भी मिलता जुलता है। और एक चीज़ यहाँ जानो, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ इस चित्र में देखिए, इस चीज़ को आसानी से याद हो जाएगा कि दक्षिण अमेरिका में इस साइड में जो चट्टान पाया जाता है, बल्कि यहाँ आप कह लो ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर किनारे पर ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील में एक पत्थर पाया जाता है जिसको कहते हैं ब्राज़ीलिया या ब्राज़ोलाइट। तो ब्राज़ील में जो ब्राज़ीलिया या ब्राज़ोलाइट पाया जाता है, वही चट्टान, वही शैल अफ्रीका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, या भारत में भी मिलता है। अब आप कहोगे कैसे पता चला कि ये एक ही समय के हैं? तो एक विधि होती है, यहाँ हमने लिख दिया है, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। इससे महाद्वीपों के चट्टानों का निर्माण का समय आसानी से जाना जाता है। कितने साल पुराना है चट्टानों की आयु पता कर ली जाती है। किस चीज़ से? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण से महाद्वीप के चट्टानों की आयु कितनी है, कितना साल, कितने वर्ष पहले बना था, वो उम्र इसकी पता कर ली जाती है। तो पाए वैगनर ने कि 200 करोड़ वर्ष पुराने शैल, 200 करोड़
इस विधि से पता कर लिया गया कि 200 करोड़ वर्ष बहुत होता है, लॉन्ग पीरियड है। पुराने सेल जो ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ीलिया ब्राज़ोलाइट कहा जाता है, ये अफ्रीका में भी मिला, मेडागास्कर में भी मिला, ऑस्ट्रेलिया में भी मिला, और सब की उम्र जो है 200 करोड़ वर्ष पहले ही थी। मतलब जितने भी जगह चट्टानों का एनालिसिस किया गया, सब की आयु एक जगह मिली। कौन सी चट्टान का? ब्राज़ीलिया या ब्राज़ोलाइट की बात हो रही है। तो इससे वैगनर ने ये कहा कि अब कितना बड़ा प्रूफ दें कि जो चट्टान या जो पुराना सेल दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील में मिल रहा है, वही अफ्रीका में भी उसी उम्र का मेडागास्कर में, उसी आय का ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि पहले ये सभी महाद्वीप एक में थे, जुड़े हुए थे। आज विस्थापन के कारण ये अलग हो गए हैं, दूर दूर हो गए हैं। तीसरा इन्होंने प्रूफ बताया टीलाइट। देखिए, टीलाइट जो है ये भी चट्टान का नाम है, अवसादी चट्टान है। चट्टान जब आगे पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि 3 प्रकार का होता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। जो मैग्मा के ठंडा होने से बनता है वो आग्नेय चट्टान, और जो घिस करके पहाड़ पर से आता है और छोटे छोटे धूल कंकड़ जमते रहते हैं, उनसे जो चट्टान बनता है अवसादी चट्टान। और जब आग्नेय और अवसादी में जो पूरी चेंजिंग हो जाती है, रूप ही बदल जाता है, उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो देखिए, टीलाइट वे अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से बनी है। अब प्रश्न उठता है कि हिमानी किसे कहते हैं? देखिए, हिमानी को ही एक दूसरा नाम है हिम नदी। हमने यहाँ लिख भी दिया है ब्रैकेट में। हिमानी, पहले आप समझ लो कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या ध्रुवी जो प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो स्थान है, या ऊंचे अक्षांश वाले, देखो भूमध्य रेखा को 0 अक्षांश कहते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा को 23.5 अक्षांश कहते हैं। और जैसे ऊंचे का मतलब 80, 85, 90 तक जब पहुंचते हैं, ऊंचे अक्षांश का मतलब ज़्यादा संख्या वाले, वहाँ पर बर्फ़ जमा होता है। तो 3 चीज़ हमने बताया: ऊंचे पहाड़ हो, या ऊंचा अक्षांश हो, या ध्रुवी प्रदेश हो, वहाँ पर हर समय बर्फ़ जमा होता है। जैसे हिमालय पर्वत है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है, वहाँ पर हरदम बर्फ़ जमा होता है। ऐसे भागों में जहाँ पर बर्फ़ जमा होता है, पानी की नदियाँ नहीं बहती हैं, बल्कि बर्फ़ की नदियाँ बहती हैं। और इसी बर्फ़ की नदियाँ को ही हम हिम नदी या हिमानी कहते हैं। तो हिमानी समझ में आ गया होगा कि ऊंचे पहाड़ों पर, ध्रुवीय प्रदेशों पर, ऊंचे अक्षांशों पर हमेशा बर्फ़ जमा होता है, और बर्फ़ की नदियाँ जो बहती हैं उसे ही बड़े बड़े चट्टान ही ढाल की तरफ सरकते हैं, जमे हुए बर्फ़ ही सरक नीचे की तरफ धीरे धीरे आते रहते हैं, जिसे हम हिमानी या हिम नदी कहते हैं। और ये जो हिम नदी है, ये भी कटाव करते हैं घर्षण से, और स्थानांतरण भी करते हैं, और ले जाकर ढाल वाले जगह पर निक्षेपण भी करते हैं। तो अब वे अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से बनी है, तो आप समझ गए होंगे कि हिमानी के या हिम नदी के निक्षेपण से जो चट्टानें बने हैं, अवसादी चट्टानें, उन्हें ही टीलाइट कहते हैं। अभी आपने कल पढ़ा था कि पेंजियम को 2 भागों में विखंडन हुआ था पेंजिया का, जिसमें उत्तरी भाग को कहा गया था लारेसिया या अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भारत में ही है। अब इसको समझने की बात है, गोंडवाना लैंड की बात हो रही है, गोंडवाना की बात हो रही है कि इस श्रेणी में, मतलब दक्षिणी भाग में आधार तल में बहुत टीलाइट मिले हैं। ये जो ना हिमानी निक्षेपण से अवसादी चट्टान है, जिसे हम टीलाइट कहते हैं, गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में टीलाइट बहुत ज़्यादा है, और ये लंबे समय तक बर्फ़ से ढके हुए इंगित करते हैं। अगर इनका परीक्षण किया जाए तो ये पता चलता है ये टीलाइट जो है हिम आच्छादित हैं, क्योंकि हिमानी के ही निक्षेपण से ये बने हुए हैं टीलाइट। अब ये जो टीलाइट है, इसका जो गुण है वैसा ही अफ्रीका में भी, फाकलैंड द्वीप में भी, मेडागास्कर में भी, अंटार्कटिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। एकदम
जो गोंडवाना श्रेणी में टिलाइट के गुण हैं वही चीज़ इन देशों में भी मिलते हैं, इन अवसादी शैलों में भी मिलते हैं। तो इससे वैगनर ने ये कहा कि निश्चित रूप से ये जितने भी अफ्रीका है, अंटार्कटिक है, मेडागास्कर है, फाकलैंड द्वीप है और गोंडवाना में जितने हैं, ये सब कभी न कभी जुड़े हुए थे। ये तो आज विस्थापन के कारण, प्रवाह के कारण ये दूर दूर हुए हैं, तभी तो टिलाइट के गुण सब जगह एक ही जैसे मिल रहे हैं। तो तीन अभी तक उन्होंने बताया। पहला बताया कि महाद्वीपों में साम्यता होती है, अर्थात मिलाने पर वो फिट हो जाते हैं, जिग्सा फिट कहते हैं। दूसरा बताया कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता होती है, मतलब ब्राज़ील में जो ब्राज़ीलिया या ब्राज़ोलाइट है वो अन्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो हिमानी निक्षेपण से अवसादी चट्टान बना है, जिन्हें हम टिलाइट कहते हैं, ये टिलाइट फाकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिक में भी समान रूप से समान गुण वाले मिलते हैं। चौथा आते हैं जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्म का मतलब होता है जीव अवशेष, अर्थात जो कार्बनिक, जिनमें कार्बन पाया जाता है या जीव जंतु के जो अवशेष है उनको जीवाश्म कहा जाता है। तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, देखो यहाँ वही चीज़ है, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर आपको पता है कि अटलांटिक सागर के पश्चिम में ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, और अटलांटिक महासागर के पूरब में ऊपर यूरोप और नीचे अफ्रीका है। तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टान जो पाया जाता है उसे ऐसे कहिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जो चट्टान पाए जाते हैं, उत्तर अमेरिका और यूरोप में जो चट्टान पाए जाते हैं, उनमें जो जीवाश्म पाए गए, वो जो जीवाश्म पाए गए वो, और इसी में एक और जोड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारुओं के जीवाश्म, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कंगारू पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारुओं के जीवाश्म थे वो दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में, मतलब उत्तरी अमेरिका में भी कंगारुओं के जीवाश्म पाए गए। तो दो बात इसमें है, एक तो ये है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो चट्टान पाए जाते हैं उनमें जीवाश्म समान रूप से मिले, और ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारुओं के जीवाश्म थे वो दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी, यहाँ थोड़ा सा मैंने बताया भी था कि ये कह रहा है कि दोनों तटों के जीवाश्म समान मिले। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारू का अवशेष है, ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ील के कंगारू के जीवाश्म से मैचिंग कर रहे थे, और इन चारों में जीवाश्म जो थे वो भी मैचिंग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के वैगनर ने ये कहा कि जीवाश्मों के वितरण से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये पूर्व में, बहुत पूर्व में ये जुड़े हुए थे, एक में महाद्वीप सब मिले हुए थे। ये तो विस्थापन के कारण आज अलग अलग हुए हैं। पांचवा है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप, देखिए घाना तट ये कहाँ है, अफ्रीका में है, अटलांटिक महासागर के पूरब है, और घाना तट अफ्रीका में सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति, मतलब ये जो अफ्रीका है, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर घाना है और इसमें सोने के बड़े निक्षेप मिले हैं, भंडार मिला है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिन चट्टानों से उद्गम होता है, देखो लिखा है जिन चट्टानों से उद्गम होता है वो अनुपस्थित है। भाई देखो कितना आश्चर्यजनक तथ्य है ये कि अफ्रीका में घाना तट में सोने के बहुत बड़े निक्षेप मिले हैं, भंडार मिले हैं, उपस्थिति मिली है, लेकिन जो सोना जिससे बनता है जिन चट्टानों से, उनकी अनुपस्थिति है। वही आए कहाँ से? तो फिर आगे कह रहा है सोना युक्त सिराएं, मतलब गोल्ड बियरिंग वेंस, अर्थात एक बेल्ट होती है, पट्टी होती है सोना मिलने की, ये ब्राज़ील पठार में पाई जाती है, अर्थात अटलांटिक महासागर के बाएं साइड में, पश्चिम साइड में जो दक्षिण अमेरिका है
उसमें ब्राज़ील पठार है, उसमें सोने की उपस्थिति है। तब इन्होंने कहा, वैगनर ने, को अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका मिले हुए थे, इसीलिए तो अफ्रीका में घाना तट में कोई उद्गम चट्टान नहीं है, फिर भी सोने का भंडार मिलता है। ये ब्राज़ील पठार जो है, इससे सोना वहाँ पहुँचा होगा, पहले ये मिले थे। तो वही चीज़ें कतई स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो प्यारे बच्चों, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण है 5, इनको हमने अच्छी तरह से बताया है। इन्हें आप जरूर लोकेशन आप इस तरह से याद करेंगे तभी काम हो पाएगा। जैसे मान लो त्रिभुजाकार में यहाँ आप याद करिए उत्तरी अमेरिका, और इसी त्रिभुजाकार में बना लीजिए दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ बना लीजिए यूरोप, और यहाँ बना लीजिए अफ्रीका, और बीच में हो गया अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका या अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, अंटार्कटिका तो दक्षिणी ध्रुव पर होता है, अटलांटिक इसी को अंध महासागर भी कहते हैं। फिर देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। यूरोप से सटा हुआ ही एशिया है, इसीलिए तो यूरेशिया कहते हैं, और अफ्रीका से थोड़ा सा हट करके ऑस्ट्रेलिया है। इतना आप ग्राफ बना लेंगे ना तो सब चीज़ आसान हो जाएगा। पहला अभी हमने बताया महाद्वीपों में साम, ये और ये फिट हो जाते हैं। दूसरा बताया कि महासागरों के पास चट्टानों के आयु में समानता, यहाँ जो चट्टान मिले, यहाँ जो चट्टान मिले, इन सब की उम्र एक थी। टिलाइट की बात करें, यहाँ ब्राज़ीलिया देश है, यहाँ पर ब्राज़ीलिया में जो चट्टान मिले वही अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में मिले, टिलाइट के सेम गुण थे। जीवाश्म जो यहाँ दक्षिण अमेरिका में मिला वही अफ्रीका में मिला। ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारू के जीवाश्म थे वो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जो है वहाँ भी सेम मिले। प्लेसा निक्षेप यहाँ जो है अफ्रीका में सोने का भंडार मिला, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार में सोना मिला। तो ये माना गया कि ये मिले हुए हैं। तो हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।